हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन किए थे उससे आगे कल हम लोगों ने देखा योजना आयोग का संक्षिप्त इतिहास हम लोगों ने देखा, कहाँ से आया, कैसे आया और उसका गठन कैसे किया गया और कब किया गया। लेकिन आज वर्तमान समय में योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया है? नीति आयोग ने लिया है। तो लिखेंगे नीति आयोग, NITI, नीति कमीशन। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 2014 को तत्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषणा की गई। यह संस्था सरकार के लिए थिंक टैंक या जिसको बोलते हैं बौद्धिक संस्थान, के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया। नेक्स्ट, योजना आयोग की तरह ही इसके भी पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री ही होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जहां योजना आयोग में उसके सदस्यों की संख्या, ये इसको अलग बनाता है उससे,
इसके सदस्यों की संख्या और उनका कार्यकाल, कितना दिन काम करेंगे, कार्यकाल निश्चित नहीं होता था। वहीं नीति आयोग में उसके सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई। नेक्स्ट, नीति आयोग में सदस्यों की संख्या 7 होती है। 7 सदस्य, जिसमें से 2 अस्थायी सदस्य होते हैं। दो अस्थायी सदस्य होते हैं, जबकि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के अलावे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग के द्वारा बनाई गई 12वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा, योजना की मध्यावधि, मध्य की अवधि बीच में, ये सरकार तो बीच में बदला, मध्यावधि समीक्षा नीति आयोग के द्वारा ही की गई। नेक्स्ट, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। जबकि प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया है। अरविंद पनगढ़िया वही वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। अध्यक्ष को जानेंगे। हो गया? बस नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
एनडीसी। काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद उसको बोलते हैं, एनडीसी को बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। अब समझिए, ये योजना आयोग के द्वारा जो योजना बनाई जाती थी, उस योजना को अंतिम रूप से जो स्वीकृति प्रदान करता था वह एनडीसी ही करता था। जब एनडीसी उसको स्वीकृति प्रदान कर देता था, फिर उस योजना को संसद के समक्ष रखा जाता था, तब सदन में जाता था, फिर वहाँ लोकसभा राज्यसभा में उस पर बहस होती थी, चर्चा होती थी, मतदान होता था, उसके बाद वो पारित हो जाता था, फिर उसको लागू कर दिया जाता था। ठीक है, तो कई एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान कौन करता है? तो कौन करता है? एनडीसी। एनडीसी करता है। लिखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसकी भी चर्चा संविधान में नहीं है। एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना आर्थिक नियोजन हेतु राज्यों एवं योजना आयोग, ब्रैकेट में नीति आयोग लिख लेंगे, उस समय योजना आयोग था, अब नीति आयोग के बीच योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण ने दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें का वातावरण बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक प्रस्ताव लाकर 6 अगस्त 1952 को प्रस्ताव लाकर 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की। नेक्स्ट, इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वही होते हैं जो योजना आयोग या नीति आयोग के होते हैं। जो योजना आयोग एवं नीति आयोग के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में विकास परिषद के सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्री परिषद के सभी सदस्य एवं नीति आयोग के सभी सदस्य
इसके सदस्य होते हैं। और इसी से अंदाज लगाइए कि इसी सदस्य की संख्या जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी संस्था है। नहीं तो लिखेंगे एनडीसी की विशालता, एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की विशालता को देखते हुए के संथानम ने इसे सर्वोच्च मंत्री परिषद सुपर कैबिनेट, इसे सर्वोच्च मंत्री परिषद के संथानम ने इसे सर्वोच्च मंत्री परिषद या सुपर कैबिनेट का संज्ञा दिया है। नेक्स्ट एनडीसी का मुख्य कार्य योजना आयोग के द्वारा, अब नीति आयोग कर लीजिए, के द्वारा बनाई गई योजनाओं का अध्ययन करना, अध्ययन करना, स्टडी करेगा उसका, पढ़ेगा पहले, अध्ययन करना, सुझाव देना और अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात, एनडीसी की स्वीकृति के बाद ही एनडीसी के स्वीकृति के बाद ही योजना को संसद में पेश किया जाता है। संसद से पारित होने के बाद वह योजना लागू होती है। इस प्रकार योजना निर्माण की प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होती है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने चरण में बनता है, तो 3 चरण, प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। हो गया। अब देखिए यहां आपको 2 शब्द मिला है, एक मिला मंत्री परिषद और दूसरा मिला संसद। ठीक है, अभी लास्ट संडे को एग्जाम हुआ है जिसमें पूछा गया है संसद के गठन के बारे में। आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 क्या कहता है, तो संसद का गठन कैसे होगा। तो ये बताता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से संसद का गठन होता है। जब हाल ही संडे के जो एनडीए का एग्जाम था उसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, नोट कर लीजिए कि संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से होता है।
अब दो शब्द और आपको मिलता है, एक है मंत्री परिषद और दूसरा है मंत्रिमंडल। संविधान में इस बात की चर्चा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? या मंत्री परिषद बनता कैसे है? हम किसको मंत्री परिषद कहते हैं और किसको मंत्रिमंडल कहते हैं? ये दोनों में अंतर होता है, लोग नहीं अंतर समझ पाता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव। ठीक है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव। ये जब सभी लोग मिलते हैं तो इन सभी लोगों के मिलने से मंत्री परिषद का गठन होता है। जैसे अभी संसद के गठन में हम लोग देखा किसको, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने से गठन हुआ, उसी तरह से मंत्री परिषद का जो गठन होगा वो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव, इनके मिलने से मंत्री परिषद का गठन होता है। लेकिन जब पूछा जाए कि मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, तो मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को ही सम्मिलित किया जाता है। इस प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के मिलने से मंत्रिमंडल का गठन होता है। यहाँ से एक बात और आपको जानकारी मिल गई कि हमारे यहाँ जो मंत्री होते हैं वो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और राज्य मंत्री। ये हमारे यहाँ मंत्री के प्रकार होते हैं। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग जब संविधान पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे या प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, उस समय वहां पर हम लोग करेंगे विस्तार से। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ाएंगे लोग। बाद में लिख लीजिए। अब हेडिंग दीजिएगा वित्त आयोग। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये भी है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। क्योंकि इससे पहले हम लोग योजना आयोग पढ़े या नीति आयोग पढ़े या राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़े, इसकी स्थापना में हमने संविधान की चर्चा नहीं की, लेकिन वित्त आयोग की स्थापना में हम संविधान की चर्चा करें। तो वित्त आयोग की स्थापना जैसे ही संविधान के तहत हो गया, मतलब कि यह एक संवैधानिक निकाय हो गया। वैसी संस्था जिसकी स्थापना संविधान के तहत न की गई हो या उसकी स्थापना की चर्चा संविधान में न हो, उसे कहेंगे गैर संवैधानिक, और जिसकी स्थापना की चर्चा संविधान में की गई हो वो हो जाएगा संवैधानिक। इसलिए वित्त आयोग जो है हमारा, वो क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। क्या लिखे हैं टॉपिक? के तहत भारत के राष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। 5 वर्षों के लिए किया जाता है, के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन करना है, टैक्स का विभाजन, करों का विभाजन करना है। साथ ही भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान में मदद करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी तक 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अभी तक 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। इस 14वें वित्त आयोग, अभी वर्तमान में 14वां वित्त आयोग चल रहा है। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से 2020 है, माने इसी साल 2015 से 2020 है, तथा इसकी अध्यक्षता वाईवी रेड्डी के द्वारा की गई। जबकि 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में कर दी गई थी। इस 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 13वें वित्त आयोग जिसका कार्यकाल 2010 से 2015 था, के अध्यक्ष विजय केलकर थे। वहीं पहले वित्त आयोग का कार्यकाल
1952 से 1957 था और इसकी अध्यक्षता केसी नियोगी नाम याद आ गया होगा, के द्वारा की गई थी।